हेलो फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में आज सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बाय एन एटम। कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को किस पावर से अपनी ओर पुल करता है या खींचता है, उस पावर को या उस रिलेटिव पावर को उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉन्ड है ए बॉन्ड बी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी कि इस कोवेलेंट बॉन्ड को के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ए की पावर बी की कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा ए की तरफ रहेंगे, then A acquires partial negatively charged and B acquires partial positive charge. So electronegativity is the property which cause polarity in a molecule. अगर किसी मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट का सवाल है तो तीन साइंटिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट से रिलेट करते हैं। उनको नंबर 1 हम बोलते हैं पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया वो हैं पॉलिंग। और पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रूल दिया, मान लीजिए आपके पास किसी मॉलिक्यूल में ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो एक्स ए माइनस एक्स बी और वाइस वर्सा, चाहे आप इसका मोड भी ले सकते हैं। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा एक्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ए बी बॉन्ड। ये वैल्यू आपने कब यूज करनी है, जब एनर्जी की कैलकुलेशन आप किलो जूल पर मोल में करते हैं। और जहां तक डेल्टा ए बॉन्ड बी का सवाल है, ये ए बी की एक तरह से रेजोनेंस एनर्जी है, ये ए बी की एक तरह से रेजोनेंस एनर्जी है जिसका कैलकुलेशन इस तरह से किया जाता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी बी। अगर मैं इस कैलकुलेशन को यूज करूं, जब बॉन्ड एनर्जी मुझे किलो जूल पर मोल में गिवन हो, तो उस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा तो मेरे को इस डेल्टा की कैलकुलेशन से ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर ये वैल्यूज में किलो कैलोरी में लेता हूं तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, 0.102 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ए बी किलो कैलोरी पर मोल। इस तरह से पॉलिंग ने कंपेयर कर करके अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली हुई है। ये वही वैल्यूज हैं जो कि जनरली हम क्वेश्चन से यूज करते हैं। आइए पॉलिंग ने किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई हुई है उसकी एक टेबल बनाते हैं और ये वैल्यूज आपको लर्न भी करनी चाहिए, ये वैल्यूज आपको लर्न भी करनी चाहिए। आइए, अगर मैं टेबल के रिस्पेक्ट में ही बताऊं आपको, पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में बताऊं अगर आपको, यहां आप लिख लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लिख के दूं यहां आपको, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने याद रखना है 2.1, देन 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 एंड 4.0। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। यहां करेंगे तो सोडियम की 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 एंड 3.0। इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। ऐसे हम चाहें तो नीचे
ब्रोमीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकते हैं और आयोडीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकते हैं। तो जहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का सवाल है, जहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का सवाल है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो आप देख पा रहे हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जिन जिन की सेम है उनको आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कार्बन की सल्फर के बराबर है और सल्फर की आयोडीन के बराबर है। आप चेक करना चाहें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पेयर्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। पोलिंग के बाद में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है मुलिकन। उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से फॉर्मुलेट किए, आइए देखते हैं। इसे हम बोलते हैं मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। मुलिकन्स इलेक्ट्रॉन सेकंड साइंटिस्ट हैं जो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रहे हैं। मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको शॉर्ट में। इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया कि IE और EA, पिछली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी एवरेज से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली जा सकती है, बशर्ते IE और EA दोनों के दोनों किस यूनिट में आपको गिवन होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आपको गिवन होने चाहिए, दोनों के दोनों। अगर IE की वैल्यू और EA की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ले लूंगा तो इनकी जो एवरेज होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होगी। और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कंपेयर किया गया, किस किस को, पोलिंग ने जो निकाली और मुलिकन ने जो निकाली, तो एक रिलेशनशिप आया कि मुलिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज थी वो पोलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 2.8 टाइम्स आई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन इज इक्वल टू 2.8 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग। और ज्यादातर हम पोलिंग की वैल्यूज को सही मानते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है तो आप उसको 2.8 से डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगी, पोलिंग की या रियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। मैं चाहूं तो इससे भी निकाल सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मुझे पोलिंग की चाहिए तो मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 2.8 से डिवाइड करना चाहिए। और मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, IE प्लस EA है अपॉन 2। तो अगर मैं इसको 2.8 से डिवाइड करूंगा तो इस तरह से मैं डायरेक्ट भी पोलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू बड़े आराम से निकाल सकता हूं। इसके बाद है थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम है ऑलरेड रोकोव। थर्ड साइंटिस्ट है, उनका नाम है ऑलरेड रोकोव। ऑलरेड रोकोव, इन्होंने भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744। बस याद रखिएगा यहाँ पर R है उस एटम की रेडियस, उस एटम की रेडियस है जो कि आपको किस में लेनी है, आपको एंगस्ट्रॉम में लेनी है। Z इफेक्टिव तो आपने निकालना सीखा हुआ ही है। किसी भी एलिमेंट का जो Z इफेक्टिव होता है वो Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट से निकल जाता है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हम निकाल सकते हैं ऑलरेड रोकोव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तीन साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की, फिर हम बात करेंगे बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने निकालनी है
उसके साथ कौन कौन से एटम बॉन्डेड है उस पर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, एक ही एलिमेंट की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी अलग अलग आती हैं, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियर टू नोबल गैस होता है, यानी कि P5 सिस्टम, उन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होते हैं, तो आपने देख लिया एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ रही थी। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो जस्ट ऑपोजिट है। अगर किसी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरी मैंने बात की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड IE की बात की। आपने मैथमेटिकली भी देखा, आपने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की एवरेज होती है IE और EA की, या पोलिंग के हिसाब से लगाऊं तो 2.8 से डिवाइड भी कर दिए। तो एक चीज तो कंफर्म है, जिस एलिमेंट की IE की वैल्यू ज्यादा है और EA की वैल्यू भी ज्यादा है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, पक्की बात है उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एग्जांपल के तौर पर हेलोजेंस की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं हेलोजेंस राइट मोस्ट पार्ट में तीन लोग के, नोबल गैस को छोड़ दूं अगर, तो आप लोग पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर EA की वैल्यू भी बढ़ती है और IE की वैल्यू भी बढ़ती है। तो जब दोनों वैल्यू ज्यादा होंगी तो नेचुरल सी बात है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। और आप लोग जानते भी हैं हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर मैंने बात की नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की, कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने निकालनी है उनकी नेचर कैसी है। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है एक तो CH3I और एक मेरे पास है CF3I। एक है CH3I और एक है CF3I। मैं दोनों में कार्बन एलिमेंट कॉमन है, आयोडीन कॉमन है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो कार्बन के ज्यादा दूर नहीं है, ये 2.1 है 2.5 है। तो हर बॉन्ड के कारण कार्बन को जो चार्ज मिलेगा वो पार्शियल नेगेटिव मिलेगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज मिलेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर मैं फ्लोरीन के साथ जोड़ता हूं इसी कार्बन को तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, ये है 2.5, तो ये 4.0 आ रहे हैं तीनों के तीनों। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ जो कार्बन पर नेट चार्ज आएगा ड्यू टू फ्लोरीन वो आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बॉन्ड में लेफ्ट वाले कंपाउंड में कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है H के कारण, और इसके अंदर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है फ्लोरीन के कारण। आपको अच्छे से पता है कि जितना ज्यादा सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती। भाई नेचुरल सी बात है, अगर कोई अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसकी क्या ट्राई रहेगी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से पुल करना। इसलिए पॉजिटिवली चार्ज एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि CF3I में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कंपैरेटिवली, CH3I की कंपैरेटिवली। तो इस तरह से नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पांचवा पॉइंट मैंने बोला था आपको, फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, वो पॉइंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। वो पॉइंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। वो पॉइंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्डेड वाले से ज्यादा होती है, और डबल बॉन्डेड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्डेड से ज्यादा होती है। अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है, यहाँ पर sp2 है और यहाँ sp3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी एटम की बॉन्डेड फॉर्म में
वो परसेंटेज एस करेक्टर के साथ साथ बढ़ती है बच्चों। जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे उस ऑर्बिटल से रिलेटेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। आपको पता है sp का मतलब कितने परसेंट एस करेक्टर हैं, 50%। sp2 का मतलब कितने परसेंट एस करेक्टर हैं, 33.33%। sp3 का मतलब कितने परसेंट एस करेक्टर हैं, 25%। तो एस करेक्टर अगर घट रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रही है। इसीलिए मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपको आने चाहिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपको पता है तो आप केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें उसकी हेल्प से बता सकते हैं। आइए वन बाय वन हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस क्या क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस क्या क्या है, वन बाय वन हम देखते हैं। और टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर के बारे में। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर के बारे में। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर के बारे में। कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है उसका पता आप 1 मिनट में लगा सकते हैं। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो मेटल होगा और किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, नॉन मेटल। एग्जांपल आपको पता ही है, आपने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कैसे आ रही थी, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7। और अगर मैं इधर जाता हूं क्लोरीन तक जाता हूं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी, 3। यानी कि मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ये सब नॉन मेटल्स हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखने पर कम होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स की ज्यादा होती है। तो इससे हम मेटेलिक या नॉन मेटेलिक नेचर का भी पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जो कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। पहले मैं बात करता हूं बॉन्ड लेंथ की। पहले मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं। जब हम बात कर रहे थे रेडियस की, कोवेलेंट रेडियस की, तो वहां पर मैंने आपको शोमार्कर एंड स्टीवेंसन का एक फॉर्मूला बताया था। शोमार्कर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला, शोमार्कर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला। उन्होंने बोला था मान लीजिए आपके पास कोई बॉन्ड है ए बी बॉन्ड, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी डी ए बी का मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, वो होती है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। इस तरह से हम किसी भी हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कोई जरूरी नहीं है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होगी, उल्टा होगा तो भी मुझे डिफरेंस ही लेना है। तो आप देख पा रहे हैं जो डिफरेंस ज्यादा होगा तो उतनी वैल्यू कम आ जाएगी। यानी कि अगर मैं डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट करूं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी डी ए बी की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटती है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम बॉन्ड लेंथ की कैलकुलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकाल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसको बोला जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसको बोला जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। और आप लोगों को अच्छे से पता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो नेचुरल सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं HF, HCl, HBr और HI के बारे में, तो आपको पता है यहां इनके डेल्टा एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, HF की। भाई ये 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4.0 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.9 आ रहा है। यहां अगर बात करेंगे इसकी 2.1 है और इसकी 2.5 है और यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.4 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है
और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता है बॉन्ड लेंथ घटती है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है तो हम जानते हैं HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हम इसे सीख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात सीख सकते हैं इससे, हम सीख सकते हैं इससे कि नेचर ऑफ हाइड्राइड्स एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, अभी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता लग जाएगा। एक ही पीरियड की बात, एक ही ग्रुप की बात करूंगा फिर तो पता ही है, HCl, HBr, HI, ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होती है? HI की। तो क्या मैं कह सकता हूं हाइड्राइड्स की जो एसिडिक नेचर है, हाइड्राइड्स की जो एसिडिक नेचर है यानी कि H+ को देने की जो टेंडेंसी है वो डेल्टा X बढ़ने के साथ साथ घटती है। जिसका डेल्टा X कम है वो ज्यादा एसिडिक है और जिसका डेल्टा X ज्यादा है वो कम एसिडिक है। तो एक एग्जांपल तो हमारा लग सकता है किसके अंदर? एक ही ग्रुप के अलग अलग हाइड्राइड्स के अंदर। यही तरीका अलग अलग ग्रुप्स के लिए मैं लगा सकता हूं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूंगा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17, तो 15 का हाइड्राइड होता है अमोनिया NH3, फिर अगला हाइड्राइड है वाटर H2O और अगला हाइड्राइड है HF। आपको अच्छे से पता है अमोनिया से ज्यादा एसिडिक वाटर होता है और वाटर से ज्यादा एसिडिक HF होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा X का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो डेल्टा X का डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी। तो ग्रुप में और पीरियड में ये ट्रेंड उल्टे हैं। ग्रुप में मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही ग्रुप का अगर मेंबर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ने से एसिड नेचर कम होती है, और अगर एक ही पीरियड का मेंबर है या डिफरेंट ग्रुप्स का मेंबर है उस केस में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा ज्यादा एसिडिक होगा हाइड्राइड, अदरवाइज कम एसिडिक होगा। तो आपको याद रखना है ग्रुप में कैसे रूल लगाना है और एक पीरियड में किस तरह से आपने रूल लगाना है। ये तो बात हो गई 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की। आइए अब हम 5वीं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। हम 5th इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज नेचर ऑफ बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। फाजान्स रूल के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवलेंट होता है और ना ही 100% आयनिक होता है। हर बॉन्ड में सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर्स एंड सम सॉर्ट ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स रहते हैं। कोई बॉन्ड ज्यादा आयनिक होता है, कम कोवलेंट होता है, कोई बॉन्ड ज्यादा कोवलेंट होता है, कम आयनिक होता है। तो ये बात तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस A और B का जितना ज्यादा होगा उतना ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है जो आपके फुल्ली आयनिक बॉन्ड होते हैं जैसे NaCl वगैरह के, उनमें Na और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ता है तो बच्चों उस बॉन्ड में उतने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। लेकिन हेनी एंड स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया जिस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड में कितने % आयनिक कैरेक्टर है और 100 में से माइनस कर दूंगा तो कितने % कोवलेंट कैरेक्टर्स हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले को बोलते हैं हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला। हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम पता लगा लेंगे कोई भी बॉन्ड है, मान लीजिए AB बॉन्ड है, तो उसके जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी बॉन्ड के जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 16 डेल्टा X। डेल्टा X का मतलब A और B एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 डेल्टा X स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से मैं किसी भी बॉन्ड में ये पता लगा लूंगा कि उसके अंदर कितने % आयनिक कैरेक्टर्स हैं और कितने % कोवलेंट कैरेक्टर्स हैं। बड़े आराम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है HF मॉलिक्यूल का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। मान लीजिए आपको चेक करना है HF मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर। हमको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। तो अगर मैं डेल्टा X की बात करूंगा, डेल्टा X निकालते वक्त हमेशा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करना है। तो 4 - 2.1, 4 - 2.1
तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटे 1.9, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.9। और अगर मैं इसके परसेंटेज आयनिक करेक्टर्स निकालूं तो कितना होगा, 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करके हम बड़े आराम से एचएफ के परसेंटेज आयनिक करेक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हेनी स्मिथ फॉर्मूले से ये भी पता लगता है कि अगर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2.1 का डिफरेंस आ जाए, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 2.1 से ज्यादा है तो इतनी बात मैं बता सकता हूं, आयनिक करेक्टर विल बी मोर देन कोवेलेंट करेक्टर्स। इतना भी पता लग जाता है। अगर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से कम आए तो फिर उल्टा हो जाएगा, आयनिक करेक्टर्स कम हो जाएंगे और कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 2.1 आ जाए तो मैं कह दूंगा अप्रोक्सीमेटली 50% आयनिक करेक्टर होंगे एंड 50% कोवेलेंट करेक्टर्स होंगे। तो इतनी चीजें हमें हेनी स्मिथ के फॉर्मूले से पता लग जाती है। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलिस, इसके रिगार्डिंग उन्होंने भी एक छोटा सा रूल दिया था। उन्होंने बोला था अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.7 से इंक्रीज हो जाएगा तो फिर आयनिक करेक्टर ज्यादा होंगे कोवेलेंट करेक्टर से, और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.7 से कम रहा तो आयनिक करेक्टर कम हो जाएंगे कोवेलेंट करेक्टर से। तो हम गैलिस के रूल से या यूं कहें हेनी स्मिथ के रूल से पता कर सकते हैं कि कब कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे और कितने होंगे, और किस कंपाउंड में आयनिक करेक्टर ज्यादा होंगे और कितने होंगे। तो ये बात हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल सकते हैं। 6 पॉइंट की बात करते हैं, 6 पॉइंट की बात करते हैं, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कोई हाइड्रोक्साइड बेसिक है कि एसिडिक है। तो 6 पॉइंट में हम देख रहे हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। आपको पता है हाइड्रोक्साइड का मतलब XOH, ऐसा कुछ कंपाउंड। तो एक रूल है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हाइड्रोक्साइड आपका एसिडिक है या बेसिक है। तो क्या रूल है, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कम है तो वो हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा। मैं अभी फॉर्मूला पुट करके यूज करके दिखाऊंगा आपको। अगर XO माइनस XH ज्यादा हो जाए XO माइनस XX के तो आपका हाइड्रोक्साइड कैसा होगा बच्चों, एसिडिक होगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, एक तो दे रहा हूं NaOH का और एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटे ClOH का। यहां पर जो मेरा एलिमेंट है X वो सोडियम है और यहां पर जो मेरा एलिमेंट X है वो क्लोरीन है। तो आइए रूल लगाते हैं। पहला रूल लगाते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1। और अगर मैं इस एलिमेंट को, इस हाइड्रोक्साइड को चेक करना चाहूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उतनी है माइनस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, अभी आपने देखा 0.9। तो आप देख पा रहे हैं ये तो हमेशा ही 1.4 रहेगा, लेकिन मेरा जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 2.6। तो 2.6 1.4 से बड़ा है। तो मैंने बोला अगर ये वैल्यू बड़ी आई तो मुझे पता लग गया NaOH कैसा हाइड्रोक्साइड है बच्चों, स्ट्रोंगली बेसिक या बेसिक हाइड्रोक्साइड। अगर मैं ClOH में ये रूल लगाता हूं तो ClOH, अब यहां पे हमारा X क्या है, क्लोरीन है। आ जाइए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.4 से कम है। तो जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यानी कि 1.4 से ज्यादा डिफरेंस आएगा तो ऑक्साइड बेसिक होगा, और अगर डिफरेंस कम आएगा तो मैं क्या कह सकता हूं, ClOH कैसा हाइड्रोक्साइड है, एक एसिडिक हाइड्रोक्साइड है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। आपको ऐसा सिंपल सा मान लो कि जिस भी एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड आपको चेक करना है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस
अगर 1.4 से ज्यादा है तो हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा, और अगर 1.4 से कम है तो हाइड्रोक्साइड आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। इस बेस पर हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं 7th पॉइंट्स की, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो इसके लिए भी आपको एक रूल याद रखना है कि अगर मान लीजिए मेरे को चेक करना है ऑक्साइड के नेचर में Na2O को चेक करना है, तो क्या रूल है, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2.3 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा हो, 2.3 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा हो, तो ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा। और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के का जो डिफरेंस है 2.3 से कम होगा तो ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर ये एग्जैक्टली 2.3 के लगभग बराबर भी हो जाए तो ऐसे ऑक्साइड को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि PbO होता है, SnO होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ऑक्साइड आपका एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। फिर हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन चल रही हैं, उसमें मैं अगर 8th पॉइंट की बात करूं तो 8th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता लगता है बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हाइड्रोलाइसिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ाते हैं तो वहां पर हमें हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ाना होता है बच्चों को। क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, मान लीजिए मैंने बोरोन ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप जानते ही हैं, किसी मॉलिक्यूल के साथ वाटर इंटरेक्ट करता है, उसके नेगेटिव पार्ट के साथ वाटर का पॉजिटिव पार्ट यानी कि H, और उस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के साथ वाटर का नेगेटिव पार्ट यानी कि OH अटैच होता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मुझे पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव। तो वाटर जब इससे इंटरेक्ट करेगा तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैंने H को इसके पास रख दिया। आपको पता ही है हाइड्रोलाइसिस में अपोजिट पोल एक दूसरे के पास आते हैं, तो जब अपोजिट पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो HCl तो बाहर निकल जाएगा और बोरोन के साथ 3 OH लग जाएंगे, जिसको आप बोलते हो बोरिक एसिड, जिसको आप बोलते हो बोरिक एसिड, और 3 HCl आपके बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, इसकी जो ब्रेकिंग हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हो रही है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बोरोन से, इसलिए नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर रहा है, इसीलिए वाटर का पॉजिटिव पोल इससे रिएक्शन करके ये काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसी तरह से PCl3 की भी बात करूं, PCl3 की बात करूं, वहां पे भी यही होगा। PCl3 में भी HOH 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 आएंगे, बिल्कुल सिमिलर मैनर में आपको मिल जाएगा H3PO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl। अगर मैं बात करूं, हाइड्रोलाइसिस में बड़े अच्छे से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर मैं थर्ड, ये पहला हाइड्रोलाइसिस बताया मैंने BCl3 का, ये मैंने बताया PCl3 का। अगर मैं थर्ड हाइड्रोलाइसिस की बात करूं, दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ NCl3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, पर थोड़ा सी वेटेज हम नाइट्रोजन को देते हैं इसके छोटे साइज के कारण, इसलिए क्लोरीन को लेते हैं पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और नाइट्रोजन को लेते हैं पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। और जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, NCl3 का हाइड्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। NCl3 का हाइड्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये वाटर के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा कि पॉजिटिव पोल को करेगा? क्योंकि Cl पॉजिटिवली चार्ज हो गया है तो ये वाटर के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। HOH को मैं ऐसे लिखूंगा OHH, क्योंकि इसमें किसके साथ इंटरेस्ट शो किया है, नेगेटिव आयन के साथ। तो यू कैन चेक, ये तो बन जाएगा आपका हाइपोक्लोरस एसिड HOCl 3 मोल, तो 3 मोल तो बन जाएंगे HOCl के, और ये HN से जुड़ जाएंगे और अमोनिया बन जाएगी।
तो जब हम पी ब्लॉक में अमोनिया चैप्टर पढ़ेंगे तो अमोनिया के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हो कि अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ NCl। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 8th पॉइंट, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में लास्ट एप्लीकेशन है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेमिंग करते हैं ना और जो उनको लिखते हैं फॉर्मूला, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा NaCl, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको लिखते भी NaCl हैं और नाम भी क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। नाम भी क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका प्रीफिक्स आता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका सफिक्स आता है। तो क्या रखेंगे, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है एक तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। नॉर्मली आप NaCl को ऐसे नहीं लिखते, कभी नोट किया आपने? आप हमेशा कैसे लिखते हो, NaCl लिखते हो। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो लिखा भी पहले जाता है और उसका नेम में भी पहला स्थान आता है प्रीफिक्स की फॉर्म। और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है उन दो एलिमेंट्स में से, उसका नेम भी लास्ट में लिखा जाएगा और उसका जो लिखने का जो तरीका है उसमें सफिक्स यानी कि पीछे उसका नाम आएगा। जैसे आप कहते हो, मान लो मैं आपको कह के कहूं Cl2O, तो क्या आप इसको Cl2 लिखना पसंद करेंगे कि OCl2? आपको पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लिखने का ये तरीका सही है और लिखने का ये तरीका सही नहीं है। जब मैं नाम भी लिखूंगा तो पहले इसके जिक्र करूंगा, मैं बोलूंगा क्लोरीन ऑक्साइड। मैं क्या बोलूंगा, क्लोरीन ऑक्साइड। क्या बोलूंगा, क्लोरीन ऑक्साइड। लेकिन अगर मेरे पास में OF2 आ जाए तो आप मुझे बताइए, मैंने बोला प्लस वाले को पहले लिखना है तो फ्लोरीन तो माइनस बनेगा, तो ये तरीका गलत हो गया इसका और ये तरीका सही हो गया। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको पहले लिखना है तो O पहले लिखा जाएगा। नाम भी, इसका नाम दो तरह से कर सकते थे, फ्लोरीन ऑक्साइड भी कर सकते थे और ऑक्सीजन फ्लोराइड भी कर सकते थे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको लिखा भी पहले जाता है और नेम में भी उसी का प्रीफिक्स आता है, यानी कि नाम पहले उसका आएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इस तरह से, तो इस तरह से आपको एलिमेंट्स के नेम भी लिखने हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही लिखे जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस में और ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सीखनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।